नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम वसीर है। जी हाँ, अमित शाह के बयान के बाद जेडीयू और बीजेपी में भी घमासान मच गया है। जैसे ही अमित शाह का बयान आता है कि विधायक दल का बैठक होगा चुनाव बाद और उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाएगा, तो इस पर जो है मेरे साथ बात करने के लिए सिटी पोस्ट लाइव के एडिटर इन चीफ श्रीकांत सर है। सर, क्या लगता है जेडीयू में भी अमित शाह के बयान के बाद और बीजेपी में राह ठन गई है? देखिए, बिहार का अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे या नहीं, इसको लेकर अब सवाल उठने लगा है सबके मन में। क्योंकि अमित शाह ने ऐसा बयान ही दे दिया है। उन्होंने कहा कि हम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अगला कौन होगा ये विधायक जीत कर जो आएंगे वही तय करेंगे। तो आज से 26 दिन बाद, 25 दिन बाद 14 नवंबर को पर्दा उठेगा। नीतीश कुमार की पार्टी के परफॉर्मेंस पर सब कुछ निर्भर करेगा। अगर पार्टी ने पिछले चुनाव से खराब प्रदर्शन किया तब तो मुश्किल हो जाएगी, लेकिन बेहतर प्रदर्शन किया तो नीतीश कुमार को बदलना भी मुश्किल होगा बीजेपी के लिए। और मुझे लगता है कि इस बार तो परफॉर्मेंस जेडीयू का सुधर रहा है, एकदम एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर दिखाई ही नहीं दे रहा है। अब क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। सर, चिराग और कुशवाहा के साथ आने से जेडीयू मजबूत होगी। पिछली बार चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने कई सीटों पर सर जो खेल खराब जेडीयू का किया था सर। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा एमआईएम वाला गठबंधन के साथी थे, एक भी सीट जीत नहीं पाए, लेकिन नुकसान तो जेडीयू को हुआ ही। देखिए, 2020 के चुनाव में एनडीए में जेडीयू 115, बीजेपी 110 और जीतन राम मांझी की हम पार्टी 7 और मुकेश सहनी की वीआईपी 11 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तब जेडीयू 43, बीजेपी 74, हम और वीआईपी को 4-4 सीटें मिली थी। चिराग पासवान के अकेले लड़ने से एनडीए को 42 सीटों का नुकसान हुआ था और सबसे ज़्यादा सीटें नुकसान में गई थी जेडीयू की। यानी जेडीयू को 36 सीटों का नुकसान हुआ था और जेडीयू वीआईपी को 4, बीजेपी और हम को भी 1-1 सीट का नुकसान हुआ था चिराग पासवान की वजह से। उपेंद्र कुशवाहा भी अकेले लड़ रहे थे, जिससे 5 सीटों पर जेडीयू को नुकसान हुआ था। मतलब ये हुआ कि 2020 में करीब 41 सीटें जेडीयू कुशवाहा और चिराग के कारण हारी। तो अभी तो दोनों साथ है, तो इन सीटों पर परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। जो पार्टी 43 विधायकों की है वो 60 से ज़्यादा विधायकों की पार्टी बन सकती है, ये तो दिख रहा है ना। सर, अब चिराग पासवान और कुशवाहा जो है, उपेंद्र कुशवाहा, दोनों एनडीए के साथ है। ऐसे में इन 41 सीटों पर जेडीयू अच्छा प्रदर्शन कर सकती है सर, हाँ, पिछली बार के मुकाबले? बिल्कुल कर सकती है। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के साथ आने से सबसे ज़्यादा फायदा जेडीयू को ही है, क्योंकि चिराग पासवान बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़े थे, वो तो जेडीयू के खिलाफ ही लड़े थे। तो चिराग के कारण दलित और उपेंद्र कुशवाहा के कारण कोयरी वोटरों की गोलबंदी हो सकती है। इस बार जेडीयू की सीटें बढ़ सकती हैं और मेरा अनुमान है कि 60 से ज़्यादा सीटें जेडीयू की झोली में जा सकती है। और 60 से ज़्यादा सीटें जेडीयू के खाते में आई तो नीतीश कुमार को भला कौन रोक सकता है मुख्यमंत्री बनने से। दोनों विकल्प हैं उनके पास। सर, सवाल है कि सर एलजेपी के एनडीए के साथ आने से जेडीयू को तो फायदा होगा, लेकिन चिराग पासवान को क्या होगा सर? जो हारने वाली सीटें हैं, वैसी सीट जो ज़्यादातर चिराग पासवान को दी गई है सर। आपने ठीक कहा, चिराग पासवान को 29 सीटें मिली हैं तो उनका कद बढ़ा है एनडीए में कि भाई चिराग ने लड़ करके बीजेपी से 29 सीटें ले ली। लोकसभा चुनाव में भी चाचा को बाहर कर दिया, 5 सीटें ले ली, 5 सीटों पर लड़े और 5 जीत भी गए, तो उनका भाव तो बढ़ा हुआ है बीजेपी में। और 6%, 7% चिराग को वोट मिल जाता है, ये सरकार बनाने और बिगाड़ने के लिए काफ़ी है। जिस तरह से लालू यादव अपने फटे नोट चलाने के लिए कांग्रेस को देते रहे हैं, उसी तरह से इस बार एनडीए ने अपने फटे नोट बाजार में चलाने के लिए चिराग को दे दिया है। एनडीए की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी चिराग पासवान की एलजेपीआर है, उसे विधानसभा की 29 सीटें मिली है, लेकिन चिराग को मिली 13 सीटों पर 15 साल से एनडीए कभी नहीं जीता है। ठीक है, ऐसे में इन सीटों पर जीत हासिल कर चिराग पासवान अपनी ताकत कई गुना बढ़ा सकते हैं या फिर हारने वाली सीटें लेकर अपना स्ट्राइक रेट खराब कर सकते हैं। चिराग के लिए मौका भी है और एक बड़ी चुनौती भी है। तो चिराग तो हीरो भी बन सकते हैं और कमज़ोर भी साबित हो सकते हैं रिजल्ट आने के बाद। सर, बीजेपी ने चिराग को ज़्यादा सीटें देकर नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की कोशिश तो नहीं की है सर? हाँ, ऐसी चर्चा है कि भाई बीजेपी चाहती है अकेले सरकार बना लेना और चिराग को ज़्यादा सीटें देकर, ज़्यादा सीटों पर उनको जिताकर
माइनस नीतीश सरकार बनाने की भी कोशिश कर सकती है, लेकिन आपने देखा ही कि किस तरह से नीतीश कुमार की नाराजगी सामने आई थी चिराग के खाते में जेडीयू के सीट जाने के बाद, और फिर नीतीश बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की थी। अब एलजेपीआर को लड़ने के लिए 29 सीटें दी गई हैं, इसमें 26 सीटें हैं जहां 2020 में एनडीए चुनाव हार गया था। इन 29 में से 13 सीटें ऐसी हैं जहां पिछले 3 चुनाव यानी 2010, 15 और 20 में एनडीए नहीं जीता है। तो ज़्यादातर तो उनको हारने वाली सीटें ही मिली हैं, और 13 ऐसी मिली हैं जिस पर एनडीए 3 चुनाव से हार ही रहा है। तो बिहार में नीतीश कुमार को दरकिनार करके बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बनाना मुझे लगता है मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी ने ऐसा कुछ किया तो नीतीश कुमार के पास आरजेडी के साथ जाने का भी विकल्प है। तेजस्वी यादव तो बैठे हुए हैं, लालू यादव तो इंतजार कर रहे हैं। और देखा आपने टिकट बंटवारे के बाद जो नाराजगी आई थी नीतीश कुमार की, तो खलबली मच गई थी और अटकलें लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार अब गए तब गए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, संभाल लिया गया। अमित शाह आए, डैमेज कंट्रोल हुआ। तो कई तरह की बातें हैं। सर सवाल है कि लेकिन 16 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया कि चुनाव बाद विधायक दल तय करेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सर हाँ, तो उसी को लेकर तो खलबली है। जेडीयू को भी डर है कि बीजेपी कोई खेल कर सकती है, जैसे महाराष्ट्र में किया, ठीक है ना, शिंदे के साथ। लेकिन देखिए, बेसिक फर्क आपको समझना पड़ेगा। शिंदे में और नीतीश कुमार में बड़ा फर्क है। शिंदे का अपना कोई जनाधार नहीं है, वोट बैंक नहीं है। नीतीश कुमार ने 20 साल में अपना एक नया वोट बैंक बनाया है। महिलाएं पूरी तरह से उनके साथ खड़ी नजर आती हैं, और चुनाव के पहले तो धनाधन ऐलान करके उन्होंने सारा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर खत्म कर दिया है। तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला तो 14 नवंबर को जो चुनाव के नतीजे आएंगे उस पर निर्भर करेगा। लेकिन आंकड़े भी देखें तो बीजेपी के लिए अपना सीएम बनाना मुश्किल लगता है। पहली वजह तो ये है कि 71 सीटों पर नीतीश और तेजस्वी लेफ्ट आमने सामने है। 2025 विधानसभा चुनाव में जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, और 59 सीटें ऐसी हैं जहां पर जेडीयू और तेजस्वी यादव की आरजेडी के साथ सीधी टक्कर है। लेफ्ट को भी मिला दें तो यह आंकड़ा 70-71 के पार जाता है। बिहार में लालू और नीतीश की पॉलिटिक्स रही है कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर आमने सामने लड़ें, ताकि बीजेपी की गुंजाइश या आत्मनिर्भरता खत्म रहे। मतलब बीजेपी अकेले सरकार बनाने या छोटे छोटे दलों को लेकर साथ सरकार बनाने की स्थिति में ना आए, और ऐसा ही होता रहा है। सर ऐसे में ये जानना जरूरी है कि 2020 में क्या हुआ था। सर मतलब 2020 के चुनाव की यादें तो अभी भी ताज़ा हैं। 71 सीटों पर जेडीयू और आरजेडी आमने सामने थे, और इसमें से 48 पर आरजेडी जीता। तेजस्वी के 75 में से 48 यानी 64% विधायक जेडीयू को हराकर जीते थे। महागठबंधन न सिर्फ 12 विधायकों की कमी से बहुमत का आंकड़ा छू नहीं पाया था, और 110 सीट ही जीत सका था। 2020 में जेडीयू आरजेडी से टक्कर वाली 71 में से सिर्फ 21 सीटें जीत पाई थी। इन 71 में से 13 सीटें ऐसी थी जहां चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के कारण जेडीयू की हार हुई थी। इस बार चिराग और कुशवाहा एनडीए के साथ हैं, इसका फायदा जेडीयू को मिलेगा। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जेडीयू का परफॉर्मेंस इस बार सुधरने वाला है। जेडीयू को इस बार ज़्यादा लाभ होने वाला है। नीतीश कुमार की तो योजना थी कि 2010 वाला परफॉर्मेंस दोहरा दें, 115 सीट जीत के, लेकिन सीट ही उतनी नहीं मिली। तो अब इसी में बेहतर प्रदर्शन करना है, और 70 से ज़्यादा सीटें मिल गई तो फिर से जेडीयू बहुत बड़ी ताकत हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि इंतज़ार करिए, 14 नवंबर में कितना दिन है, बहुत जल्द आने वाला है, और पता चल जाएगा कि बिहार में क्या होने वाला है। लेकिन बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। तो चलिए 14 नवंबर को जो है पता चलेगा कि नीतीश कुमार किस भूमिका में रहते हैं, क्योंकि अमित शाह के बयान के बाद जेडीयू में कुछ असहजता दिखी है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या कुछ करते 14 नवंबर के बाद, अगर वैसी स्थिति बनती है तो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।